दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और जैसे गाइस देख रहे हो कि आज का जो क्लासेस हमारा चलेगा वो मैं मॉडल सेट पे बात करूंगा। तो मॉडल सेट पे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी हैं, ठीक है। और आप ऊपर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, आप अगर ऊपर पे देखोगे तो आपको ऊपर पे क्या देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मैंने बताया कि ये 2021 का जो मॉडल सेट यानी कि जो बोर्ड है वो किस तरह से एग्जाम लेगी मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो आप सारा कुछ देख रहे हो ये किसका, ये हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ। किसका? मैं हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। तो टोटल 23 नंबर का या फिर 23 मार्क्स का हिस्ट्री पूछेगा आपका बोर्ड इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है। और ये कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये छठा नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने टोटल आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखी है, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको छह ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक की जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑप्शन सीट के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे बहुविकल्प प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि हम लोग कैसे इनका आंसर दे सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा और मैं उसका आंसर भी आपको मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक उपबंध पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको पता होगा कि सामाजिक उपबंध का जो लेखक है वो कौन है? रूसो। कौन है? रूसो। कौन है? रूसो है। तो यहां से आपको एक नंबर मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। और ऑप्शन आप देख सकते हो क्या है। ऑप्शन ए क्या है 8 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी क्या है 11 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी क्या है 13 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी क्या है 25 अप्रैल 1919। तो मैं अगर सही ऑप्शन का मैं बात करूं तो आप देखोगे कि आपका ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है, ठीक है। पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है मैं वहां पे रख दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला गलत दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसका सही ऑप्शन का बात करूं तो क्या है 13 अप्रैल 1919। आपका ये सही सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919। किसके बाद? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो घटना हुई थी और रॉलेट एक्ट के बाद की घटना है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। बात क्लियर है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि जोत्सपे मैत्सनी का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है, जोत्सपे मैत्सनी का जन्म कब हुआ था। और ऑप्शन है आपके पास 1802, 1810, 1812 और कितना है 1807। मैं ऑप्शन फिर से बता दूं कि ऑप्शन ए में क्या है 1802, ऑप्शन बी में क्या है 1810, ऑप्शन सी में क्या है 1812 और ऑप्शन डी में क्या है 1807। तो अगर मैं सही ऑप्शन का बात करूं तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जोत्सपे मैत्सनी का जन्म 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। और इन्होंने ही यंग इटली सोसाइटी का गठन किया था, ये भी आपको जानना जरूरी है। मैं अगर 4 नंबर क्वेश्चन का मैं बात करूं, अगर मैं चौथा नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। और आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन है 1900, ऑप्शन ए में क्या है 1925, ऑप्शन बी में है 1930 और ऑप्शन सी में है 1928 और ऑप्शन डी में है 1927। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो वो घटना कितनी की है, वो है 1907 की, 1927 की। अगर मैं पूरी घटना बात करूं तो 8 नवंबर कितना का मैं बात कर रहा हूं, 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन जो है वो भारत पहुंचा था। बात क्लियर है। कितना में 27 नवंबर, सॉरी 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। यहां तक बात क्लियर है। सेकंड, आप पांचवा नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन क्या है कि जो रेंडर पेस्ट है, रेंडर पेस्ट क्या था। तो रेंडर पेस्ट जो था उसके पहले थोड़ा मैं बता दूं कि रेंडर पेस्ट अफ्रीका से आया हुआ एक बीमारी था जो जानवरों में जैसे प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी थी। और ये बेसिकली जो सुअर होते हैं या जो भी कुछ होते हैं जो खाने वाले मवेशी थे, तो वो जो था उसके हिसाब से वो धीरे धीरे फैला था। क्या क्या चीजें सारे मैं घटनाक्रम बताऊंगा चैप्टर वाइज। तो आप देखोगे तो अगर मैं रिंडर पेस्ट का बात करूं तो रिंडर पेस्ट जो है मैंने क्या बोला कि पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी है। तो मछली तो नहीं होगा, ठीक है, मछली तो नहीं होगा, पुष्प तो नहीं होगा, इनमें से तो कोई नहीं होगा। बचा क्या? पशु रोग। तो जो रिंडर पेस्ट है वो कौन सा रोग है? पशु रोग है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब अगर मैं छठा नंबर क्वेश्चन का मैं बात करूं तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1916 से 1920, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1914 से 1918, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1939 से 1945 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1912 से 1918। तो अगर मैं ऑप्शन हिट की मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये जो घटनाक्रम है 1939 से 1945, तो ये जो घटना है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का है। कौन सा है? सेकेंड वर्ल्ड वार का।
तो जो पहला है वो आपको पता है कि 1914 से 1928 18 का कब का घटना है, 1914 से 1918 का। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप अभी सारे कुछ देख पा रहे होगे आप। एक बार अगर आपके पास नहीं है पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं पहले सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी जरूर करें वीडियो को, ताकि आपके भी दोस्त को समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन से जो है जो बोर्ड इस बार पूछने वाली है। अब हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग 7 नंबर से क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करें। तो कि टोटल 7, 8 और 9 और 10 ये मैं और 4 क्वेश्चन का मैं बात करूंगा। उसके बाद जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में इस पे बात करूंगा। तो ये 7 और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको कोष्टक में सही विकल्प का चुनकर चयन करना है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, क्वेश्चंस के नीचे ऐसा करके 2 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। उसमें से जो होगा उसको उस खाली जगह पे आपको भरना है। तो क्वेश्चन या फिर उसको आप टिक आउट मार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या, स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था। किसने, क्वेश्चन क्या है कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था। और ऑप्शन ए है आपके पास रिचर्ड आर्कराइट, और ऑप्शन बी है जेम्स हरग्रिग। क्या है, स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो क्या है रिचर्ड आर्कराइट, और उसी के साथ एक या में ऑप्शन है क्या है, जेम्स हरग्रिग। तो आपको इसमें से जो सही आंसर है उस पर टिक आउट करना है। तो टिक आउट क्या है, जेम्स हरग्रिग। क्या टिक आउट करना है, जेम्स हरग्रिग को आपको टिक आउट करके उसमें आना है। या आप उस खाली घर में जेम्स हरग्रिग को भी आप क्या भर सकते हो, जैसा कि क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। तो वो जो खाली घर है वहां पे आपको क्या लिखना है, जेम्स हरग्रिग। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेम्स हरग्रिज। बात क्लियर है। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता खाली घर है कब हुआ था। तो वहां पे आपको 2 डेट लिखा हुआ है, एक 5 मार्च 1931 और एक है 5 मार्च 1930। तो पता है कि रॉलेट एक्ट के बाद ही ना समझौता हुआ था, क्योंकि गांधी जी पहले इरविन को पत्र लिखा, तो इरविन तो मानने से इनकार कर दिया कि आप नमक नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जब उन्होंने दांडी यात्रा कंप्लीट कर ली, नमक कानून कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उनसे समझौता करने के लिए इरविन ने समझौता किया था। तो 30 में तो नमक यात्रा का कांड हुआ था। अब उसके बाद की जो घटना है वो किसकी है, वो है समझौता का। तो 30 के बाद एक साल क्या होता है, 31 होता है। तो यहाँ पे 31 है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये मैं एकदम 100% सही बता रहा हूं। तो 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ गांधी जी ने समझौता किया था। किसके साथ, इरविन के साथ समझौता किया था। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस देख रहे हो, 9 नंबर क्वेश्चन का मैं बात करूं या 10 नंबर का क्वेश्चन का बात करूं, तो ये अति लघु प्रश्न है और ये टोटल आपको 2 अंक देंगे। कितना अंक देंगे, ये भी आपको 2 नंबर देगा क्वेश्चन, और ये भी आपको 2 नंबर क्वेश्चन देगा। और क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ देखिएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का है। अगर शब्द उत्तर का मैं बात करूं तो शब्द टोटल कितना लिखना है आपको, 40 शब्द में इसका आंसर देना है, और इसको भी आपको 40 शब्द में आंसर देना है, ठीक है। तो अगर मैं यूटोपिया का बात करूं, मैं ऐसा समझा देता हूं, समझ लो कि मैं अगर यूटोपिया या कल्पना आदर्श का बात करता हूं, तो ये आपको पता है कि एक फेडरिक सरियो करके एक मैं बोल सकता हूं चित्रकार था, ठीक है। उसने ये कल्पना आदर्श के बारे में लिखा था। तो कल्पना आदर्श का अर्थ क्या होता है कि फेडरिक सरियो द्वारा एक ऐसे कल्पना, एक ऐसे आदर्श, एक सोच में बोल सकता हूं या कल्पना का मैं बोल सकता हूं, एक ऐसा सोचा गया विचार था जिसका पूरा होना लगभग असंभव है। तो ये क्या था, फेडरिक सरियो। तो आप अगर चाहो तो आपको ये क्लासेस देखनी है तो आप हिस्ट्री का जो सेशन मैंने लिया हुआ है वहां पे भी आप देख सकते हो। क्लास 10 की जो हिस्ट्री, उसमें मैंने कल्पना आदर्श के बारे में मैंने बताया है। तो कल्पना आदर्श क्या है, फिर तो फेडरिक सरियो द्वारा एक इतने आदर्श संसार का रचना करना जिसका होना क्या है, असंभव है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पना आदर्श या यूटोपिया हम लोग उसको बोलते हैं। बात क्लियर है। तो ये 9 नंबर का जो आंसर है आपका हो गया। अब 10वां नंबर जो आंसर क्वेश्चन क्या है कि पिकेटिंग, आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है, पिकेटिंग क्या है। आंसर क्वेश्चन क्या है, पिकेटिंग क्या है, या फिर पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो पिकेटिंग, आप इसको पिकेटिंग मत समझना। क्या है पिकेटिंग, क्या है पिकेटिंग। तो पिकेटिंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि आप एक मजदूर हो मान लो, या आप एक किसान हो मान लो, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि आप जिस कंपनी में काम करते हो, ठीक है, वहां से आपका झगड़ा हो गया। तो जब आपका झगड़ा हो गया तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप धरने पे बैठ जाओगे। तो जब आप धरने पे बैठोगे तो कहां बैठोगे, जो रास्ता होता है, जो आपके दफ्तर जाने का रास्ता होगा, या जो आपका उद्योग जाने का रास्ता होगा, जहां से आप प्रवेश करोगे, फैक्ट्री जाने का रास्ता होगा, आप वहां पे धरने पे बैठ जाओगे। तो वही वाला है कि पिकेटिंग क्या है, कि पिकेटिंग क्या है कि प्रदर्शन या विरोध का
प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का जो रास्ता है उसको क्या कर देता है, वो लोग रोक देता है। तो उसी विरोध प्रदर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पिकेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी विरोध प्रदर्शन को क्या बोलते हैं, पिकेटिंग। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्या है, प्रदर्शन या एक ऐसा प्रदर्शन या विरोध का एक स्वरूप है जिसमें लोग दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के बाहर के अंदर जाने का जो रास्ता होता है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिकेटिंग हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो बात क्लियर है। तो हम लोग टोटल यहाँ पे 7, 8, 9, 10 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। अब आपके पास 11, 12 और 13 यानी कि और आपके पास 3 क्वेश्चन है जो करने, और आपका इसी के साथ जो हिस्ट्री का मॉडल सेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर और 12 नंबर का, और यहाँ पे एक अथवा क्वेश्चन भी है, और 12 नंबर में भी एक अथवा क्वेश्चन है। तो मैंने एक वीडियो डाली थी, आप वो देख सकते हो कि परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखे। ठीक है, उसमें किन किन बातों पे फोकस करना है, मैंने सारा कुछ उस पर बताया हुआ है। तो आप वहां से भी देख सकते हो कि आप जैसे ऐसे मेनली क्वेश्चन जिसमें अथवा होते हैं या जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो सब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, और इसमें आपको 150 वर्ड में, ठीक है, लगभग 150 वर्ड में आपको इसमें आंसर देने होते हैं 200 से 250 वर्ड में आपको आंसर देने होते हैं, और एक एक क्वेश्चन का आपको 5-5 नंबर मिलेगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, इसका मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो सारा कुछ। ठीक है, तो अभी आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कि 17वीं सदी में यूरोप के जो 17वीं सदी में यूरोप शहरों के सौदागर गांव में किसानों और कारीगरों से काम क्यों कराने लगे। तो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आप देखो, जो लोग यूरोप के शहर में रह रहे हैं, तो वो तो चाहते, तो जो लोग यूरोप के जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग यूरोप के लोग हैं वहां से वो अपना सारा काम करवा सकते थे। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ, ऐसा क्या रीजन था कि जिसके कारण जो यूरोप के जो सौदागर हैं, सौदागर यानी कि व्यापारी, तो यूरोप के जो व्यापारी है वो शहर के बजाय गांव का जो किसान है या गांव का जो कारीगर है उससे वो काम करवाने लगा। तो मैं बात ये कर रहा हूँ 17वीं सदी का। तो आपको पता है कि एक सदी कितना होता है, 100 साल का। जैसे बोलते हैं ना कि 80 के दशक में, तो 80 के दशक में मैंने क्या 80 और प्लस 10 90 हो जाता है। तो उसे 17वीं शताब्दी यानी कि यहाँ पे 17 प्लस और 100 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1700 और एक कितना हो जाएगा, 1800। तो ये 1800 की घटना है, और आपको पता है कि 1800 की जो घटना है वो क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की है। तो आपको पता होगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जितने भी देश, जितने भी यूरोप के जो लोग हैं और अगल बगल के जितने भी देश है वो लोग सारे युद्ध लड़ने के लिए पड़े हुए थे। तो जब आपको पता है कि जब भी कभी युद्ध होता है, किसी तरह का कोई युद्ध होता है भारी मात्रा में, तो जब युद्ध होगा तो उसके लिए बहुत सारी चीज चाहिए, जैसे वर्दी चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठीक है, रहने के लिए, लोगों के लिए, इलाज के लिए और भी सामान चाहिए। तो जब इतना सारा कुछ का डिमांड हो रहा हो और युद्ध चल रहा है, गोली बारूद वगैरह बहुत कुछ चाहिए, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं और बहुत कुछ चाहिए, तो जब जो इतने सारे जो डिमांडेड वाला चीज, जैसे कपास हो गया, कपड़ा क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि कपास चाहिए था, उससे बर्दे बनाने के लिए, चमड़ा चाहिए था जूता बनाने के लिए, और भी बहुत कुछ, जैसे कि गोलियों को ले जाने के लिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो क्या अकेले क्या जो यूरोप के जो फैक्ट्री वाले जो लोग हो गए या जो शहर के लोग हो गए वो पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो जनता है वो बहुत सारा जो एक मैं बोल सकता हूँ जनसंख्या है जो युद्ध पे लगी हुई थी, तो उनकी जो सारी मांग थी उनको पूरा कैसे किया जाए। तो उनकी मांग को अकेले जो यूरोप के जो उद्योगपति हैं या जो यूरोप के जो व्यापारी है वो पूरा नहीं कर सकते थे। तो जो सौदागर है वो क्या करने लगे कि अब जब ये शहर के लोग पूरा नहीं कर पाए तो फिर ये सौदागर उठ के जो लोग गांव के किसान है और जो गांव के मजदूर वहां पे चले गए और जाके वहां पे बोलते हैं कि आपको इतना कपास उत्पादन करना है, इतना ये करना है, इतना ये करना है, इतना चमड़ा उत्पादन करना है। तो ऐसे करके वो गए गांव में, ठीक है, और शहर पे गए और वहां जाके वो क्या करने लगे, कपड़ा उत्पादन मैं बोल सकता हूं कि ज्यादातर कपड़ा उत्पादन के लिए, चमड़ा उत्पादन के लिए, खाने का सामान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, तब की घटना है। तो अब किसानों को वहां पे एक समस्या थी कि किसानों के पास पैसा नहीं था, तो इसीलिए जो सौदागर है, यूरोपीय सौदागर, पहले तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी गांव के मजदूर है या जितने भी गांव के किसान है उनको एडवांस के रूप में पैसे दिए, ठीक है, और उनको उत्पादन करने के लिए बोला गया। तो ये जो पूरी घटना थी कि जितना भी डिमांड हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, तो उसको पूरा करने के लिए केवल जो शहरी जो उद्योग कर्मी है उनसे नहीं हो पाता। इसीलिए जो सौदागर है वो 17वीं शताब्दी में यूरोप के जो उद्योगपति है वहां के साथ साथ और भी जो ग्रामीण इलाकों के जो जितने भी मजदूर है या किसान है वहां के रुख वो किए हुए थे। बात क्लियर है?
ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन आपको पता चल गया, और ये सारे कुछ भी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बस बने रहे आप लोग मेरे साथ। अब सब देखोगे कि अब यहाँ पे बात है कि आप ये क्वेश्चन देख रहे हो और ये क्वेश्चन का ये क्या है, अथवा है। तो अब मैंने आपको वहां पे बताया है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन को कैसे लिखना है। चाहे आप इसमें सब 100% श्योरिटी देखो कि आपको किसकी नॉलेज सबसे ज्यादा है। अगर आपको इसका अगर सही तरीके से, अगर आपको मेन क्वेश्चन का अगर सही तरीके से अगर आपको आंसर पता है तो आपको मेन सब्जेक्ट को लिखना है। अगर आपको अथवा का आंसर सही से पता है तो आपको अथवा को लिखना है। तो इसमें से आप अपने 100% देख लो, लेकिन जब मॉडल सेट में बता रहा हूं तो मेरे को सबका आंसर बताना पड़ेगा, तो मैं पर अथवा का भी मैं आंसर आपको बताता हूं। तो अथवा का क्वेश्चन क्या है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को इतिहास से 2 उदाहरण देकर बताइए। यानी कि पहले जो लोग खाना को लोगों के पास उपलब्ध कराते थे या अभी जो उपलब्ध करा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो तकनीकी सुधार हुआ तो उसके बारे में बताना है। तो पता है कि खाद्य उपलब्धता के तकनीकी सुधार पे मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि पहले जो लोग होते थे अगर खाना लेके जाते थे तो उसके लिए वो बैलगाड़ी का यूज करते थे, या वो जो अगर नाव का यूज करते थे तो चप्पू वाला नाव होता था, उसमें किसी तरह का कोई मशीनी कारण नहीं था। लेकिन जब से जैसे जैसे खाद्य उपलब्धता का सुधार हुआ तो पहली बात कि जितने भी यातायात चीजें देख रहे हो, यातायात चीजों पे सुधार हो गया। जैसे पहले लोग बैलगाड़ी पे लेके जाते थे लेकिन आप रेलगाड़ी पे लेके जा रहे हैं, तो ये एक सुधार हो गया। दूसरा कि पहले जो नाव होते थे वो नाव में कभी जनरेटर नहीं लगा हुआ था। जनरेटर लगने का मतलब है कि उसमें बस कुछ नहीं, एक डिब्बा होता था, उसमें रख के सामान ले जाया करता था। लेकिन आजकल का जो नाव है वो जनरेटर से चलता है और साथ में उसमें रेफ्रिजरेटर भी होता है, यानी कि उसमें फ्रिज भी लगे होते हैं, ठीक है, जिससे जो खाना होता है वो ताजा रहता है और लंबा सफर तक के लिए वो तय कर सकता है। तो यही जो आंसर वो क्या है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी प्रभाव का उल्लेख करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इतना छोटा, यार भाई जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। अभी बस मोटा मोटी आप लोग समझ लो एक चीज। फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मरियान और जर्मनिया कौन थे। अब यहाँ पे जो 12 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि मरियान और जर्मनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उनका महत्व बताना है। क्वेश्चन क्या है कि मरियान और जर्मनिया कौन थे और उन्हें जिस तरह से चित्रित किया गया था उनका क्या बताना है आपको, उनका आपको महत्व बताना है कि ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा क्या रीजन था कि मरियान और जर्मनिया को बनाया गया था, ठीक है। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि मरियान और जर्मनिया का बात कर रहे हैं, तो पहले मैं मरियान के बारे में बताता हूं। तो देखिए दोनों क्या है, एक नारी रूपक है, दोनों क्या नारी रूपक, यानी कि मरियान भी एक नारी है और जर्मनिया भी एक नारी है। लेकिन ये बेसिकली ये नारी नहीं है, एक फिगर है। क्या, एक फिगर, एक चित्र है। तो पहले मैं मरियान के बारे में बात करूं तो मरियान क्या है, मरियान के बारे में बात करूं तो नारी रूपकों का आविष्कार कलाकार ने 19वीं सदी में कब किया गया था, 19वीं सदी में किया था, ठीक है। तो ये जो मरियान है वो ईसाई जो लोग हैं उनके लिए लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। और ईसाई लोग वो जो नारी रूपक है उसको क्या बोलने लगे थे, उनको क्या बोलने लगे थे, उनको मरियान बोलने लगे थे। और ये जो मरियान था, ये मरियान जो था, ठीक है, ये बेसिकली जो गणतंत्रता है या जो स्वतंत्रता है उसका प्रतीक था। मरियान किसका प्रतीक था, गणतंत्रता और स्वतंत्रता का ये प्रतीक था। और अगर मैं बोलूं कि सर इसको कैसे पहचाने, तो ये लाल टोपी, तिरंगा और कलगी पहना करती थी। क्या पहनती थी, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। जैसा कि आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूं कि लाल टोपी, कलगी और तिरंगा पहनती थी कौन, मरियान, ठीक है। अब मैं जब जर्मनिया का बात करूं तो जर्मनिया क्या है, तो जर्मनिया जर्मन का और मरियान जर्मनिया का है, जर्मन का, ठीक है। तो ये जर्मन का एक नारी रूपक था, क्योंकि ये जो था मरियान जो था वो कहाँ का था, वो ईसाई लोगों के लिए अच्छा था। और ये जो मरियान था ये कहाँ का था, ये था जर्मन का। तो जर्मनिया जर्मन का एक नारी रूपक था, ठीक है। और ये भी जो तस्वीर, ये जो तस्वीर है ये भी गणतंत्रता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर कैसे पहचाने, तो आप ये फिगर देख सकते हो। तो इस फिगर में आप देखोगे कि ये क्या है कि ये जो है एक वलुत वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष का पत्ता पहनता है और साथ में क्या पहनता है, मुकुट पहनता है, ठीक है। तो क्या क्या पहनता है, ये बलुत वृक्ष का पत्ता पहनता है और साथ में क्या क्या पहनता है, मुकुट पहनता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मरियान और जो जर्मनिया है दोनों एक नारी रूपक है, जो राष्ट्र एकता के प्रतीक के रूप में छापा गया था। किसके रूप में, राष्ट्र एकता के रूप में क्या गया था, वो छापा गया था। और इसी को देख के लोगों को लगता था कि नहीं हम लोग स्वतंत्रता है, हम लोग स्वतंत्रता की भावना रखते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखोगे जो क्वेश्चन हमारा है, ये जो 12 नंबर का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, अथवा वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है आपका कि 19वीं सदी के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय, क्वेश्चन क्या है कि 18वीं सदी के कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से, कैसे,
हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। ऐसा क्यों था कि वो लोग ज्यादा प्राथमिकता देते थे? देखो, मशीन से बनाया हुआ चीज तो अच्छा होता है, लेकिन हाथ से जो बनाई हुई चीजें होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। तो क्या रीजन था, क्या फैक्ट था कि जो 19वीं सदी के जो जितने भी तरह के जो व्यापारी होते हैं, जो उद्योगपति हो, मशीनों के बजाय जो हाथ से काम करते थे उनको ज्यादा तर क्या देता था, अच्छा मानता था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है, थोड़ा आप सोच लो। ठीक है, फिर मैं तो बता ही दूंगा क्या चीजें हैं। देखिए, इसका आंसर क्या हुआ, समझे मेरा बात, कि जब जब हमारे देश में या फिर कहीं में भी जब विक्टोरिया का जब शासन था, यानी कि जब राजा महाराजे लोग यहाँ पे शासन करते थे, तो तब से आप जानते हो कि जितने भी काम होते थे वो ज्यादातर जितने भी तरह के मजदूर होते हैं, जितने तरह के श्रमिक होते हैं वो करते हैं। आप इतनी बड़ी रेल लाइन देखते हो तो उस समय कोई आदमी नहीं था। पटरी काटने से लेके वहां पे पहिया बिछाने तक का सारा काम आदमी किया, इतना बड़ा काम आप देख सकते हो। तो जब विक्टोरिया शासन काल था तो उस समय किसी भी तरह का जो मानव, मैं क्या बोल सकता हूँ कि मानव श्रम का कमी नहीं था। ठीक है, इसके अलावा जब दिसंबर का जो महीना आता है, ठीक है, तो दिसंबर के महीने में पिंट्रो एवं बुकनाइट जैसे जरूरतें होती हैं। जैसे पिंट्रो बोलते हैं पहनने का चीज होता है, बुकनाइट भी वो भी पहनने का चीज होता है। तो ऐसे ऐसे चीजों को चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर महीने के लगभग लगभग उधर गर्मी स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे चाहिए होता है। साथ में जो भी बंदरगाह में जितने भी जहाज होते हैं तो उनको साफ सफाई के लिए लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होते हैं, क्योंकि देखो मशीन से तो अच्छे से जहाज को साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन आदमी रहेगा तो बहुत अच्छे से साफ कर सकता है। तो इसीलिए जो श्रमिक लोग हैं उनकी ज्यादा डिमांड थी। साथ में जो कालीन होता था, जो भारतीय कालीन है, ठीक है, वो बहुत विख्यात था। कालीन यानी कि मैं बोल सकता हूँ जिस तरह का मैट होता है, तो वो मैट बहुत विख्यात था। तो वो जो मैट होता था वो ज्यादातर अच्छे हाथों से बनाए अगर जाते थे तो वो ज्यादा क्या होते थे, मजबूत होते थे। तो इसीलिए इसीलिए जो 19वीं सदी में जो कुछ उद्योगपति है वो लोग मशीन के बजाय जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको प्राथमिकता देते थे। बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन वो बचा हुआ है हम लोगों का। अब जो 13 नंबर का आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये मैप वर्क है। आपको हिस्ट्री में भी मैप वर्क मिल जाएगा और भूगोल पे भी मैप वर्क मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि विश्व मानचित्र पर आप देख सकते हो कि विश्व मानचित्र आपके मॉडल सेट पे सेम ऐसा बनाया गया है। तो उस मानचित्र पर आपको अफ्रीका और सूरत को दिखाना है। तो मैं ये जो मैपिंग है वो मैं डिजिटल मैप पे बात करूंगा। किसमें? मैं डिजिटल मैप में आपको करवा के दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, यानी कि ये हमारी ये जो आप रीजन देख रहे हो, आप ये जो रीजन देख रहे हो ये पूरा रीजन एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, और उधर यूरोप में भी पड़ता है, और साथ में ये वाला जो है आप देख सकते हो इधर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है सूरत। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा है सूरत। आप देख रहे हो ये जो लोकेशन आपको इंडिकेट कर रहा है, तो ये लोकेशन है। तो आप देख सकते हो ये जो हमारी है ये हमारे इंडिया का ही भाग है। तो अगर मैं इंडिया का बात करूँ, अगर मैं थोड़ा इसको जूम करूँ, तो आप देख सकते हो ये जो है हमारी इंडिया है। ठीक है, ये हमारी इंडिया है। जैसा कि मैं आपको मैप हुबहू तो नहीं बना सकता, लेकिन ये थोड़ा मोड़ा मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ कि ये जो भाग है हमारे इंडिया का भाग है। ठीक है, अब इंडिया में ये कहाँ पे, गुजरात पे आपको पता है कि सूरत है। तो ये एक बंदरगाह है, आपको ये भी पता है। तो मैं अगर जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि बंदरगाह मैंने आपको बताया था कि जो समुद्र के किनारे वाला जगह होता है। तो देख रहे हो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया, तो ये जो आपको दिख रहा है यही वाला क्या है, सूरत है। तो अगर आपको कभी जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको आपके जो क्वेश्चन शीट होगा उसमें अगर आपको आंसर मारना है तो आपको इस तरह का मैप दिखेगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ से एक अंदाजा लगा कि एक एरो खींचना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, और आपको यहाँ पे लिख देना है सूरत। क्या लिख देना है? सूरत, या जो ऑप्शन जिस सूरत लिख देना है, बस आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। आप अगर देखोगे तो ये वाला जो भाग है ये वाला इंडिया का भाग है। और आपको पता है कि इंडिया से जस्ट कुछ ही दूर में आपको क्या मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा। तो ये वाला जो पूरा भाग देख रहे हो, ये वाला जो आप पूरा भाग देख रहे हो यहाँ से लेके, ठीक है, इधर से लेके इधर वाला जो पूरा भाग देख रहे हो ये किसका, ये अफ्रीका का है। तो आप देख सकते हो लोकेशन पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो भाग है ये किसका है, ये अफ्रीका का भाग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह जो आपका क्वेश्चन सेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि मैं आपसे आपने देख ही लिया होगा कि क्या चीज अफ्रीका कहाँ पे और सूरत कहाँ पे है।
ठीक है। तो मैप सेशन का भी क्वेश्चन आता है। टोटल मैंने जो हिस्ट्री का सेशन, जो हिस्ट्री का जितना भी मॉडल था, जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सारा कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग भूगोल पे का जो सेट से हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितना भी वीडियो फ्रीडम आर्ट्स अकेडमी में डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।